बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 किंगडम प्लांटी में जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो ट्रेशोफाइट जो डिवीजन होता है उसका एक ग्रुप होता है स्पर्मोप्सिडा, उसको हमने स्टडी किया था। और उस स्पर्मोप्सिडा में भी फिर हमारे पास दो सब फाइलम मौजूद होते हैं, एक कहलाता है गैम्बोस्पर्म्स, एक कहलाता है एंजियोस्पर्म्स। तो हमने इनकी लाइफ साइकिल्स को स्टडी किया था। एंजियोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल बहुत बड़ी थी, काफ़ी डिटेल में हमने उसको स्टडी किया था। दो क्लासेस में शायद कोई मिलता था हमारा मामला। तो हमने एंजियोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद हमने ये जो क्लासेस का मामला था ये देख लिया। हमने देख लिया कि किंगडम प्लांटी के जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, फिर उसके जो दो बड़े किंगडम्स होते हैं, दो बड़े डिविजन्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स और ट्रेशोफाइट्स, उनके क्या कैरेक्टर्स होते हैं। फिर ब्रायोफाइट्स में 3 ग्रुप है, ट्रेशोफाइट्स में 5 ग्रुप है। उन सारे ग्रुपों को हमने स्टडी किया, उनके कुछ प्लांट्स को लाइफ साइकिल्स मैंने आपको उनकी बताई जो हमारी बुक में मौजूद थी, उनकी लाइफ साइकिल्स को स्टडी किया। हर लाइफ साइकिल को स्टडी करने का मतलब ये होता है कि हम कैरेक्टर्स को और ज़्यादा अच्छी तरीके से जेनेसिन करते हैं। फिर आखिरी जो ग्रुप होता है ट्रेशोफाइट्स का, वो एक और बड़ा ग्रुप होता है स्पर्मोप्सिडा। उसमें दो क्लासेस है, दो सब फाइलम है, गैम्बोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। हमने उनको भी स्टडी किया। फिर साथ साथ हम एवोल्यूशन भी देखते जा रहे थे कि किस तरीके से एवोल्यूशन हुई है प्लांट्स की। लास्ट क्लास के आखिरी टॉपिक में हम एवोल्यूशन ही की बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि एवोल्यूशन क्या है जी, कि किस तरीके से एवोल्यूशन हुई है कि जो मल्टी सेलुलर एल्गीज थे जो कि एक्वेटिक हुआ करते थे, इन्होंने लैंड पर आकर रहने की कोशिश की। तो जब वो लैंड पर आए तो उनको कुछ परेशानियां थी, ऑक्सीजन किस तरह हासिल किया जाएगा, पानी किस तरह हासिल किया जाएगा। तो उस एतबार से, उन परेशानियों के एतबार से उन्होंने अपनी बॉडी में, अपनी प्लांट की बॉडी में, एल्गीज की बॉडी में कुछ एवोल्यूशंस की। राइजोइड्स को इवॉल्व किया इन्होंने, राइजोइड्स बनाई ताकि वाटर एब्जॉर्ब किया जा सके। फ्लैट बॉडी करी इन्होंने, अपने लीफ में या स्टेम में छोटे छोटे सुराख दिए, इवॉल्व कर दिए एरेटिक पोर्स के नाम से, ताकि गैसेस के एक्सचेंज हो जाए। अपने स्टेम पर या थैलॉइड बॉडी थी उन पे क्यूटिकल लगा दी ताकि एवापोरेशन जो है वाटर की, ट्रांसपायरेशन, उसको कंट्रोल किया जा सके। तो ये कुछ अर्ली एवोल्यूशन थी जो प्लांट्स ने अडॉप्ट की थी। और यूँ हमारे पास प्लांट की जो पहला सब डिवीजन होता है हिपार्टिसी, वो ब्रायोफाइट्स, वो आ गए। तो मल्टी सेलुलर एल्गी जब इवॉल्व हुए तो इनिशियली हमारे पास ब्रायोफाइट्स आए। ब्रायोफाइट्स की भी 3 क्लासेस होती है, हिपार्टिसी, मुस्की और एंथोसिरोड्स। तो यही इवॉल्व हुआ। फिर इन्हीं ब्रायोफाइट्स ने अपने अंदर जो है फिर मजीद एवोल्यूशन करते रहे, अपनी चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से अच्छा बनाते गए। इन्होंने जो है एरेटिक पोर्स में गार्ड सेल्स लगा दिए, स्टोमेटा बन गए। राइजोइड्स को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया रूट्स में, लीफ इवॉल्व हुआ, सीड इवॉल्व हुआ। तो काफ़ी इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी एवोल्यूशन करते गए। फिर आपके पास ट्रेशोफाइट्स आए। फिर ट्रेशोफाइट्स की अगर हम क्लासेस की तरतीब देखें तो सिलॉप्सिडा ज़्यादा इवॉल्व नहीं थे, लेकिन लाइकॉप्सिडा उनसे ज़्यादा अच्छे इवॉल्व हुए थे। फिर लाइकॉप्सिडा के बाद जो अगली आती है सिफेनोप्सिडा, वो लाइकॉप्सिडा से ज़्यादा अच्छे इवॉल्व थे। और सिफेनोप्सिडा के बाद टेरियोप्सिडा, वो तो ट्रेशोफाइट्स में बड़े बेहतरीन इवॉल्व हुए थे। लेकिन फिर उनमें भी एक कुछ ये जो थे टेरियोप्सिडा, उनमें भी कुछ कमी थी, सीड इवॉल्व नहीं था उनके पास। तो फिर उसके बाद जो अगली क्लास आती है ना स्पर्मोप्सिडा, जिसमें एंजियोस्पर्म्स या एंजियोस्पर्म्स थे, वो तो फिर वेल डेवलप्ड प्लांट्स थे। एंजियोस्पर्म्स में आपने देखा कि जी उनके पास रूट्स बड़ी बेहतरीन डेवलप हुई हुई होती हैं, जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन में बड़ी कारआमद साबित हो रही है। प्लांट को फिक्स करने में बड़ी कारआमद साबित हो रही है। इसी तरह स्टेम्स इवॉल्व किए इन्होंने, लीव्स को इन्होंने बहुत अच्छा बना दिया, फ्लैट चपटे लीफ कर दिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सनलाइट हासिल की जा सके। स्टोमेटा इवॉल्व कर लिया, वैस्कुलर टिश्यूज इनमें मौजूद थे। एक और बड़ी अहम चीज़ जो इन्होंने इवॉल्व की स्पर्मोप्सिडा से, वो था सीड। सीड इवॉल्व किया इन्होंने, क्योंकि सीड जो है ना आपको ब्रायोफाइट्स में मिलता है, ना आपको ट्रेशोफाइट्स की किसी भी क्लास में मिलता है। सीड आपके पास खाली स्पर्मोप्सिडा में मौजूद है। तो ये वो एक ऐसी चीज थी जो पिछले किसी प्लांट ने इवॉल्व नहीं किया हुआ था, इन्होंने सीड बनाया। सीड बनाने का मकसद ये था कि इनके पास जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, माइक्रो स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम, उससे फिर जो गैमेटोफाइट्स बन रहे हैं और जो जाइगोट बन रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रही है, वो सारी वेल प्रोटेक्टेड हो जाए। ठीक है, तो ये एंजियोस्पर्म्स का एक बहुत ही बड़ा एवोल्यूशन था, जिससे कि ये ना सिर्फ बाकी तमाम क्लासेस से डिफरेंट हो गया, बल्कि इन तमाम क्लासेस से बेहतरीन हो गया। तो अब हमने बाकी तो देख लिया, राइजोइड्स कब इवॉल्व हुई, किस तरह इवॉल्व हुई, जो मल्टी सेलुलर में इवॉल्व हुई, स्टेम किस तरह बना। अब हमने दो चीज़ों की
पहले हम लीव्स की बात करें, एवोल्यूशन ऑफ लीफ, तो अगर हम लीफ देखें तो हमारे पास ब्रायोफाइट्स में लीफ नहीं। ब्रायोफाइट्स की जो 3 क्लासेस हैं, पहली है हिपार्टिसी, उनके पास लीफ नहीं होता, उनके पास थैलस बॉडी होती है, बस थैलस बॉडी होती है, वो स्टेम ही कहलाता है, वो लीफ कहलाता है, क्योंकि वो ग्रीन होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, दे डू नॉट हैव लीफ। उसके बाद दूसरी क्लास को अगर हम आए मुस्की, तो उनके पास स्टेम होता है, लीफ टाइप के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जिनको हम सीडो लीव्स कहते हैं, क्योंकि वो लीव्स नहीं होते, बिल्कुल लीफ की तरह के स्ट्रक्चर नहीं होते, ग्रीन होते हैं, लेकिन वो लीफ वाला मामला उनके साथ नहीं होता कि जी स्टोमेटा हो और वैस्कुलर टिश्यूज मौजूद हो, ना उनमें वैस्कुलर टिश्यूज था, ना उनमें स्टोमेटा था, तो इसलिए वो ट्रू लीव्स नहीं थे, तो वो उनको हम कहते हैं सीडो लीव्स। उसके बाद जो तीसरी क्लास थी ब्रायोफाइट्स की, एंथोसिरॉड, उनके पास भी लीव्स नहीं था, उनके पास भी थैलस बॉडी थी, उनका जो स्टेम था वो चपटा सा था, जिसको हम थैलस कहते हैं, वही ग्रीन हुआ करता था, और वही जो है वो क्या नाम है, फोटोसिंथेसिस करता था। तो ब्रायोफाइट्स के पास लीफ नहीं था। उसके बाद जो ट्रेशोफाइट्स इवॉल्व हुए, तो ट्रेशोफाइट्स में जो पहली क्लास आती है सिलॉप्सिडा, उसमें भी लीफ नहीं थे। सिलॉप्सिडा की हमने जो एग्जांपल पढ़ी थी वो राइनिया प्लांट था, जो कि एक एक्सटिंक्ट प्लांट है। आपने राइनिया प्लांट में भी देखा था कि उसमें जो है 2 किस्म का स्टेम होता है, एक ऐसा पैरेलल होता है जमीन पर, जमीन के उसको राइजोम कहते हैं, फिर उससे जो है लंबी लंबी ब्रांचेस निकलती हैं, जिनको आप एरियल ब्रांचेस कहते हैं। एरियल ब्रांचेस जो है वो डाइकोटिमसली ब्रांच होती है, हर एक ब्रांच से 2 ब्रांचेस निकलती हैं ऐसे, लेकिन इन सब में लीफ नहीं था, दे आर लीफलेस। लीफ नहीं था, लेकिन लीफ के बजाय एक छोटी छोटी सी आउटग्रोथ हुआ करती थी, जिनको हम लॉक्यूल कहते हैं। तो ऐसी छोटी सी आउटग्रोथ थी उनके अंदर, राइनिया प्लांट के अंदर। मैं आपको राइनिया प्लांट अगर मौजूद है तो दिखाऊं, पर होना तो चाहिए। लेट मी सी, राइनिया प्लांट देख लेते हैं ना, तो ये क्लासेस हैं, तो इनमें तो इनकी बात हो रही है। सिलॉप्सिडा, सिलॉप्सिडा में नहीं था लीफ। हाँ ये रहा, देखिए राइनिया प्लांट, ठीक। तो ये राइनिया प्लांट है, जो कि ट्रेशोफाइट्स का जो पहला ग्रुप होता है सिलॉप्सिडा, उससे इसका ताल्लुक है। इसके स्ट्रक्चर में हम देखें, लीफ नजर नहीं आ रहा, इट इज लीफलेस, लीफ नहीं था इसके पास। इसके पास ये राइजोम था, इससे ये जो लंबी लंबी ब्रांचेस निकली, इनको हम एरियल ब्रांचेस कहते हैं। डाइकोटिमस की ब्रांचेस थी, और उनके एंड में टर्मिनल, एरियल ब्रांचेस के टर्मिनल वर्टिप पर आपको स्पोरेंजिया मिल रहा था, जो स्पोर्स बना रहा था। दे डू नॉट हैव, बट दे हैव सर्टेन, यानी कि नोकीले से स्ट्रक्चर हुआ करते थे इनके पास, राइनिया के पास। उसके बाद ये जो दूसरी क्लास आई, लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा जो आई, जिसकी एग्जांपल हमने ये देखा सिलेजिडेरा, इनमें आपको नजर आ रहा है, देखिए लीव्स मौजूद है। या जो दूसरी हमने इसकी देखी थी लाइकोपोडियम, उसमें भी जो है वो लीव्स मौजूद थे। ये लाइकोपोडियम में देखें, इसमें भी लीव्स मौजूद है। तो स्लेजिनेला यानी जो दूसरी जो ट्राइसोफाइट्स की क्लास थी ना, लाइकोप्सिडा, दे डू हैव लीफ, इनके पास लीफ मौजूद थे, यानी लाइकोप्सिडा ने फर्स्ट टाइम लीफ इवॉल्व किया। ये हमने ऊपर लिखी है बात, लाइकोप्सिडा इवॉल्व। लाइकोप्सिडा ने फिर जो है वो फर्स्ट टाइम लीफ इवॉल्व किया, और उसके बाद चूंकि एक अच्छी चीज इवॉल्व कर ली थी, फोटोसिंथेसिस समेत, ट्रांसपायरेशन समेत बहुत सारे प्रोसेस कर रही थी, तो फिर आगे की तमाम जो प्लांट्स की स्पीशीज आई, उन्होंने इस एवोल्यूशन को अपने अंदर रिटेन किया, बरकरार रखा। तो लाइकोप्सिडा के बाद जितनी भी क्लासेस आपके पास मौजूद हैं, यानी सिफेनोप्सिडा, टेरियोप्सिडा और स्पर्मोप्सिडा, सब में लीफ मौजूद है। तो हम कहते हैं कि हमारी बॉटनी की हिस्ट्री में लाइकोप्सिडा जो है वो पहला ग्रुप है जिसने लीफ इवॉल्व किया। अब लीफ इवॉल्व किया है, इस किस तरह इवॉल्व किया, इस हवाले से 2 हाइपोथेसिस मशहूर है। 2 हाइपोथेसिस हमारे पास जो है वो लीफ की एवोल्यूशन के हवाले से हैं। पहली के मुताबिक इसका जो ओरिजिन हुआ था लीफ का, वो एज एन आउटग्रोथ हुआ था, एज एन आउटग्रोथ। ये किसी एक प्रोमिनेंट साइंटिस्ट ने इन हाइपोथेसिस को क्रिएट नहीं किया, बल्कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिला, कोई बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर जो है एक हाइपोथेसिस क्रिएट कर दी। कुछ साइंटिस्ट ने इसको सपोर्ट किया, कुछ ने दूसरी को सपोर्ट किया, वगैरह वगैरह। तो इसलिए हम एक साइंटिस्ट के नाम पे इन दोनों हाइपोथेसिस को नहीं डालते। तो और बाय दूसरी जो है, बाय रिड्यूसिंग ब्रांचिंग सिस्टम, ये 2 हाइपोथेसिस हैं जो कि आपको एक्सप्लेन करती हैं कि लाइकोप्सिडा ने किस तरीके से लीफ को इवॉल्व किया। कुछ साइंटिस्ट पहली वाली हाइपोथेसिस पर यकीन रखते हैं, कुछ साइंटिस्ट जो है वो दूसरी हाइपोथेसिस पर यकीन रखते हैं। बहरहाल प्रूफ
प्रूफ नहीं है, हाइपोथेसिस ही कह रहे हैं हम इसको थ्योरी नहीं कह रहे हैं, हम इसको लॉ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हाइपोथेसिस कहते हैं अनप्रूफ स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट जो प्रूफ नहीं की जा सकती। और चूंकि ये हो चुका है, एवोल्यूशन है, हम तो पीछे जाके नहीं देख सकते कि किस तरीके से इवॉल्व किया है, तो बहरहाल इन दोनों को हम हाइपोथेसिस कहते हैं, इट इज अनटेस्टेड। तो लाइकोप्सिडा ने जो लीफ इवॉल्व किया, दो हाइपोथेसिस है जी इसके मुताबिक। पहली हाइपोथेसिस के मुताबिक इट इज इवॉल्व फ्रॉम एन आउटग्रोथ, यानी कि राइनिया में हमने देखा कि राइनिया के स्टेम में लीफ तो नहीं थे, लेकिन इनके पास ऐसी छोटी छोटी सी लोकीली या यूं कह लें कि ब्रांच थी जो कि रिड्यूस हुई थी, ग्रोथ नहीं होती थी। तो ऐसी कुछ इनके पास ब्रांचेस मौजूद थी। पहली क्लास के पास सिलॉप्सिडा के पास ऐसी नोकीली सी कुछ ब्रांचेस थी जो कि ग्रोथ नहीं कर रही, वो रिड्यूस हुई हुई थी, वो छोटी साइज की थी और उनमें ग्रोथ नहीं पाई जाती थी। तो द प्लांट्स हैव सम थॉर्न लाइक आउटग्रोथ, एक नोकीली नोक की तरह की एक आउटग्रोथ मौजूद थी। फिर साइंटिस्ट के बकौल इस पहली हाइपोथेसिस के मुताबिक ओरिजिन एज एन आउटग्रोथ, ये जो आपकी नोकीली सी थॉर्न लाइक की जो एक आउटग्रोथ पाई जा रही है, या यूं कह सकते हो आप कि इसको एक ब्रांच है जो ग्रोथ नहीं होती, तो इसके अंदर जो है फिर प्लांट ने क्या किया जी, इसके अंदर जो है वो चूंकि ये स्टेम का हिस्सा है, स्टेम की ब्रांच है, तो इसमें वेस्कुलर टिश्यू मौजूद थे, इन्होंने यहाँ कुछ जो है वो थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई कर लें, बड़ा कर लें तो ज़्यादा अच्छी डायग्राम बन जाएगी। ये एक ऐसी छोटी सी आउटग्रोथ थी। तो प्लांट ने क्या किया जी, इसके पास जो है वो सेल्स को, फोटोसिंथेटिक सेल्स जो होते हैं, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, वो इन्होंने जो है इनके पास गैदर करना शुरू कर दिए इन ब्रांचेस के पास, और फिर अल्टीमेटली जो है ये एक लीफ बन गया ऐसे। ये पहली हाइपोथेसिस है, ओरिजिन एज एन आउटग्रोथ। तो पहली हाइपोथेसिस के मुताबिक प्लांट के अंदर कुछ ऐसी ब्रांचेस थी जो कि ग्रोथ नहीं करती, तो वो हमें आउट ग्रोथ लग रही थी, एक नोकीली से सिंक की तरह का एक छोटी सी ब्रांच नजर आई थी। प्लांट ने क्या किया, उसमें वेस्कुलर टिश्यू मौजूद था, तो प्लांट ने क्या किया, उसके इर्द गिर्द जो है वो फोटोसिंथेटिक सेल्स को गैदर करना शुरू कर दिया, जमा करना शुरू कर दिया, और फिर किसी स्पीशी के अंदर जो है ये जाकर के यानी कि जो लाइकोप्सिड है उनमें ये जाकर लीफ बन गया। ये पहली हाइपोथेसिस है। और दूसरी हाइपोथेसिस के मुताबिक बाय रिड्यूसिंग ब्रांचिंग सिस्टम के जो हाइपोथेसिस है उसके मुताबिक प्लांट के अंदर ये स्टेम है और प्लांट के अंदर एक ब्रांच है जी, उसमें से बहुत सारी ब्रांचेस थी, बहुत सारी ब्रांचेस थी जी ऐसे, ठीक है। वो ब्रांचेस जो है एक खास लाइन या एक खास ग्रोथ हासिल करके रुक गई, एक खास ग्रोथ, यानी कि वो सारी जो है वो आप समझ लें कि एक ही लाइन में आ रही थी, उनकी ग्रोथ इतनी हुई कि वो एक लाइन में आ रही है। देखें आप, नजर आ रहा होगा, तो ये आपके पास 5 ब्रांचेस हैं, ये सब ग्रोथ करते करते एक लाइन में आकर अब ये रुक गई, ये रुक गई यहाँ पर। उसके बाद क्या किया, प्लांट ने इनके दरमियान फोटोसिंथेटिक सेल्स को गैदर करना शुरू कर दिया, इनके दरमियान फोटोसिंथेटिक सेल्स जो है वो गैदर कर गए और फिर ये एक लीफ बन गया। ये दूसरी हाइपोथेसिस। तो जैसे इसको हम फॉर्क सिस्टम भी कहते हैं, कांटा देखा ना आपने, कांटे में आपके पास 4-5 डंडियां होती है लेकिन वो एक ही लेवल पर आके रुकी हुई होती है, ऐसा ये मामला हुआ कि एक ब्रांच में से बहुत सारी ब्रांचेस निकली और उन सारी ब्रांचेस की जो ग्रोथ है वो एक खास लाइन, एक खास लेवल पे आके रुक गई। अब वो जो ब्रांचेस थी उसके गिर्द प्लांट ने फोटोसिंथेटिक सेल्स को गैदर करके इसको पूरा एक लीफ में कन्वर्ट कर दिया। तो ये दो हाइपोथेसिस हैं जिनके मुताबिक हमारा लीफ इवॉल्व हुआ। सिलॉप्सिडा के अंदर जो प्लांट्स थे उन्होंने ये दोनों में से कोई एक प्रोसेस अपनाया और उनके अंदर लीव्स इवॉल्व हुआ और फिर वो जो है वो हमारी अगली क्लास बन गई, यानी लाइकोप्सिडा। उसके बाद अगर हम बात करें, ये तो लीफ की एवोल्यूशन की, बहरहाल आपको किस पे यकीन है या आप पे छोड़ा जाता है मामला, आप किस हाइपोथेसिस के साथ जाते हैं। हम तो खैर पता नहीं, हम माने भी या नहीं माने दोनों हाइपोथेसिस को, वो एक और बात पे कौन सी सही कौन सी गलत। अब आते हैं सीड की तरफ, सीड की एवोल्यूशन। आपने देखा कि आपने जितनी भी क्लासेस पढ़ी ब्रायोफाइट्स में या ट्रेशोफाइट्स में, किसी भी क्लास में सीड टाइप का स्ट्रक्चर नहीं था। सिर्फ ट्रेशोफाइट की एक आखिरी क्लास आई थी स्पर्मोप्सिडा, उसमें सीड मौजूद होता है और इसी एक वजह से वो आपकी एक अलग क्लास बनी। स्पर्मोप्सिडा में फर्क क्या है बाकी ट्रेशोफाइट्स की क्लासेस से कंपेयर अगर हम करें, कि स्पर्मोप्सिडा में सीड मौजूद है। अब सीड क्या है, सीड क्या है जी, हमने देखा ब्रायोफाइट्स के अंदर, हमने देखा कि जी अच्छा प्लांट्स के अंदर तो होती दो जनरेशन है, एक स्पोरोफाइट और एक गैमेटोफाइट। तो अगर हम ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल को जरा रिवाइज करें, दोहराएं अपने जहन में,
तो ब्रायोफाइट्स में क्या मामला था कि गैमेटोफाइटिक जनरेशन डोमिनेट होती है। दो किस्म के गैमेटोफाइट होते हैं, तो एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। एक ही प्लांट बॉडी में हो या अलग अलग प्लांट बॉडी में, उस हिसाब से मोनोशियस या डायोशियस हो जाते हैं। अब दो किस्म के हमारे पास गैमेटोफाइट होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। मेल गैमेटोफाइट में बनता है एंथीरिडिया, एक स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं एंथीरिडिया। जबकि फीमेल गैमेटोफाइट में एक होता है आर्चिगोनिया। एंथीरिडिया में मेल गैमेट बनता है, जबकि आर्चिगोनिया में फीमेल गैमेट बनता है। फिर पानी की मदद से एंथीरिडिया का जो मेल गैमेट है वो निकल कर आर्चिगोनिया में आता है। अभी हम एक रफली से एक आर्चिगोनिया बना दें, ये एक आर्चिगोनिया है जी, इसके अंदर ये फीमेल गैमेट। अब जो मेल गैमेट है वो ट्रेवल करता हुआ इस आर्चिगोनिया में आएगा और इसको यहाँ पर फर्टिलाइज करेगा। अब जब ये फर्टिलाइज हो जाएगा तो ये जाइगोट, जाइगोट से ये बन जाएगा एम्ब्रियो, और फिर ये यही डेवलप करता है, ये यही डेवलप करेगा, और जब ये डेवलप कर जाएगा तो ये बन जाता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट बन जाएगा। अब स्पोरोफाइट के टॉप पे होता है कैप्सूल, कैप्सूल में छोटे छोटे स्पोर्स तैयार होते हैं। ये कैप्सूल फटेगा, ये स्पोर्स बाहर निकलेंगे, जमीन पर गिरेंगे, और फिर ये स्पोरोफाइट स्पोर जो है जब जर्मिनेट करेगा तो ये आपके गैमेटोफाइट बन जाते हैं। ये इनकी ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल थी। तीनों क्लासेस में लाइफ साइकिल सिमिलर थी। आप देख रहे हैं इसके अंदर इन्होंने ब्रायोफाइट्स में कोई प्रोटेक्शन का ज्यादा मामला नहीं अडॉप्ट किया हुआ, कोई इवॉल्व किया हुआ। आप देख ले स्पोर्ट्स की तो प्रोटेक्शन है ही नहीं ज्यादा। स्पोरोफाइट ने स्पोर्ट्स बनाए, वो स्पोर्ट्स फटे और वो स्पोर्ट्स बस नीचे गिरे और डेवलप हो गए। स्पोर्ट्स की कोई प्रोटेक्शन ब्रायोफाइट ने कंसीडर नहीं की। हाँ, गैमेट एम्ब्रियो जो तैयार हुआ है उसकी थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन की हुई है। क्या प्रोटेक्शन की हुई है कि आर्चिगोनिया अपना फीमेल गैमेट बाहर नहीं जाने देता, बल्कि अलाउ करता है कि मेल गैमेट अंदर आए और फीमेल गैमेट को फ्यूज कर दे, जाइगोट बन जाता है। जाइगोट इससे क्या होता है फायदा कि जाइगोट आर्चिगोनिया के अंदर ही मौजूद है, इससे उसकी थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन हो जाती है और भी वो स्पोरोफाइट बन जाता है। लेकिन फिर भी आप देखें प्रोटेक्शन का इतना मामला नहीं है ब्रायोफाइट्स में। उसके बाद अगर हम आए आगे, अगर हम ट्रेशोफाइट्स की तरफ आए, तो ट्रेशोफाइट्स की जो शुरू की 4 क्लासेस हैं, वो चारों, उनमें से 4 में से जो लाइकोप्सीड है उसकी एक दो प्लांट स्पीशीज जो है वो हेट्रोस्पोरस है। लेकिन ज्यादातर की अगर हम बात करें, मेजोरिटी की बात करें, तो ट्रेशोफाइट्स की जो चारों शुरू की क्लास है यानी कि सिलोप्सिडा, लाइकोप्सीडा, सिफेनोप्सिडा और टेरियोप्सिडा, वो सारे होमोस्पोरस होते हैं। क्या होते हैं वो? होमोस्पोरस, यानी एक ही किस्म का स्पोर बनाते हैं। उनमें स्पोरेंजियम होता है और स्पोरेंजियम से बनते हैं स्पोर। कोई माइक्रो और मेगा स्पोर नहीं होते, सिंगल किस्म का स्पोर होता है, सिंगल किस्म का स्पोर। वही स्पोर जर्मिनेट करेगा, वही गैमेटोफाइट बनता है। तो जो गैमेटोफाइट बनेगा फिर वो आपका जो है वो मोनोशियस होता है। एक ही स्पीशी के अंदर जो है वो मेल और फीमेल ऑर्गन पाए जा रहे होते हैं, मेल फीमेल गैमेटोफाइट पाए जा रहे होते हैं। तो अगर हम उनकी लाइफ साइकिल को जरा दोहराएं, तो जो बाकी की ट्रेशोफाइट्स की जो 4 क्लास थी, चारों के नाम मैं आपको बता चुका हूँ मैं, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिफेनोप्सिडा और टेरियोप्सिडा। उन चारों की अगर हम लाइफ साइकिल को, मैं लिख देता हूँ चले, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिफेनोप्सिडा और टेरियोप्सिडा, ठीक है, इन चारों की बात कर रहा हूँ मैं। आखिरी क्लास है टाइप में स्पर्मोप्सिडा। तो इन चारों की लाइफ साइकिल को देखें तो चूंकि ये ट्रेशोफाइट्स होते हैं, तो इनमें जो है स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो है वो डोमिनेट होती है, स्पोरोफाइटिक। अब वो स्पोरोफाइटिक जो है चूंकि होमोस्पोरस होता है, तो वो बस खाली एक ही किस्म का स्पोर तैयार करता है, जिसको आप कहते हो स्पोर खाली। ना उसको मेगा स्पोर कहते हो आप, ना उसको माइक्रो स्पोर। अब ये स्पोर जो है ये जर्मिनेट करता है जी। अब कुछ केसेस के अंदर जो है स्पोर जो है वो अभी आप, मैंने आपको कहा है लाइकोप्सिडा का जो एक तो हमने एग्जांपल पढ़ी थी लाइकोपोडियम, जिसमें दो किस्म के स्पोर थे, उसको हम हटाएं। वो होमोस्पोर्स ही होते हैं लाइकोप्सिडा ज्यादातर, एक आध स्पीशी हेटेरोस्पोरस निकलती है। अब ये स्पोर जो है ये जर्मिनेट करता है, ज्यादातर केसेस के अंदर ये स्पोर स्पोर फटता है, जमीन पे गिरता है और जर्मिनेट करता है। अब जर्मिनेट करेगा तो वो आपके पास गैमेटोफाइट बनता है। गैमेटोफाइट दो किस्म के होंगे, एक जैसे एक ही प्लांट बॉडी से दो किस्म के गैमेटोफाइट होंगे, एक माइक्रो मेल गैमेटोफाइट, एक फीमेल गैमेटोफाइट। वो गैमेट्स बनाएंगे और फिर वही गैमेट जो है वो एंथीरिडिया से आर्चिगोनिया में आएगा, एंथीरिडिया से आर्चिगोनिया के अंदर आएगा, आर्चिगोनिया के अंदर आएगा, आर्चिगोनिया के अंदर फ्यूज करेगा, जाइगोट तैयार हो जाएगा, और फिर ये जाइगोट एम्ब्रियो डेवलप करके वापस ये स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इधर भी हम देखें ज्यादा मामला स्पोर की प्रोटेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, नो प्रोटेक्शन एट ऑल, स्पोर्स की कोई प्रोटेक्शन नहीं है। गैमेट्स में की फर्टिलाइजेशन से जो जाइगोट तैयार हो रहा है वो कुछ हद तक प्रोटेक्टेड है, क्योंकि वो
वो आर्चिगोनिया के अंदर डेवलप होते हैं। फिर भी प्रोटेक्शन का मामला इनका ऐसा नहीं है, ये भी कमोबेश ब्रायोफाइट्स की तरह अनप्रोटेक्टेड स्पोर्ट्स है, इनके अनप्रोटेक्टेड है ये मामला। बट इन केस ऑफ स्पर्मोप्सिडा सीड इवॉल्व हुआ, ये जो आखिरी क्लास थी स्पर्मोप्सिडा, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने सीड को इवॉल्व कर दिया। अब सीड क्या था, आपको याद होगा स्पर्मोप्सिडा की हमने क्लास पढ़ी है, एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल पढ़ी है हमने। स्पोरोफाइटिक से स्टार्ट होते हैं, दो किस्म के स्पोर होते हैं। पहला पॉइंट हेट्रोस्पोरस होगा, ये स्पोर बनाने के लिए इनको जरूरी था हेट्रोस्पोरस बनना। तो दो किस्म के स्पोर्स थे, लिहाजा ये हेट्रोस्पोर्स हो गए। दो किस्म के स्पोर्स कौन से थे, माइक्रो और मेगा स्पोर। अब ये मेगा स्पोर का किरदार बड़ा अहम है। मेगा स्पोर जो है वो मेगा स्पोरेंजियम के अंदर बनता है। तो ये मेगा स्पोरेंजियम है, सपोज करें ये क्या है, ये है मेगा स्पोरेंजियम। इसके अंदर जो है वो मेगा स्पोर तैयार होता है। अब ये जो माइक्रोस्पोर है, ये आ गया माइक्रोस्पोर, ये जर्मिनेट करके मेल गैमेटोफाइट बन जाएगा। अब जब ये मेल गैमेटोफाइट बनेगा, ये इसके अंदर आ गया मेल गैमेट। ये मेल गैमेट इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर आकर इस माइक्रो स्पोर को, मेगा स्पोर को फर्टिलाइज करेगा। नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ, मैं कहीं गलती कर गया। हाँ, एक गलती कर गया, मैं भी बताता हूँ। हाँ, दोबारा देखिएगा। तो स्पोर, ये जो है अल्लाह आपका भला करे, स्पोरोफाइट, इसने दो किस्म के स्पोरेंजियम बनाए, एक माइक्रोस्पोरेंजियम, एक मेगास्पोरेंजियम। ये मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ये कहाँ है पॉइंट, ये मेगास्पोरेंजियम है। अब इसके अंदर ये जो है फिलहाल अभी इसको आप कहोगे ये मेगास्पोर। अब क्या होता है जी, ये जो माइक्रोस्पोर होता है ये जर्मिनेट करता है, ये बन गया मेल गैमेटोफाइट बाहर। इसी तरह ये मेगा स्पोरेंजियम है, ये जर्मिनेट करेगा और अब ये मेगा स्पोरेंजियम नहीं रहा, सॉरी मेगा स्पोर नहीं रहा, अब ये बन गया फीमेल गैमेटोफाइट, अंदर ही रह के। हो गई ना प्रोटेक्शन स्पोर की। अभी देखा स्पोर प्रोटेक्टेड रहा, फीमेल स्पोर तो खासकर मेगा स्पोर। अब जब ये फीमेल गैमेटोफाइट बन गया, तो अब ये मेल गैमेट आएगा अंदर, फीमेल गैमेटोफाइट के पास एक गैमेट होगा, उसको फर्टिलाइज करेगा और अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जाइगोट या फिर एम्ब्रियो। तो आप देख रहे हो कि ये सारा मामला, चाहे मेगा स्पोरेंजियम की डेवलपमेंट हो, जर्मिनेशन हो के उसका जो मेगा स्पोर से जर्मिनेट होके जो फीमेल गैमेटोफाइट बनता है वो, या फिर फीमेल गैमेटोफाइट जो गैमेट बनाएगा वो, या फिर उस गैमेट की फर्टिलाइजेशन, ये सारी इस मेगा स्पोरेंजियम के अंदर हो रही है। और फिर जब ये मेगा स्पोरेंजियम अल्टीमेटली डेवलप करता है, तो ये डेवलप करता है सीड। तो ये एक ऐसी चीज की स्पर्मोप्सिडा ने, कि इन्होंने जो है एक स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है इनकी बॉडी के अंदर, दैट इज कॉल्ड सीड, जो कि इंतहाई दर्जे तक प्रोटेक्शन कर रहा है किसकी, स्पोर्स की भी, गैमेट्स की भी, फर्टिलाइजेशन की भी, जाइगोट की भी, एम्ब्रियो की भी, हर चीज की। अब देख रहे हो, सिर्फ एक माइक्रोस्पोर है जो बाहर है, सिर्फ एक माइक्रोस्पोर है जो बाहर है, और वो भी जर्मिनेट करता है बाहर ही रह के, किसमें, माइक्रोस्पोर के अंदर, माइक्रो मेल गैमेटोफाइट। और फिर जब वो गैमेट बनाएगा, वो गैमेट अंदर आ रहे हैं, सारा बेचारा बस एक माइक्रोस्पोर, या यूं कह लो आप मेल गैमेटोफाइट, इट इज रिस्की, बस ये बाहर है। बाकी फीमेल का सारा पार्ट, सारा उसका जो प्रोसेस है, उसकी लाइफ साइकिल, इट इज वेल प्रोटेक्टेड इनसाइड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड मेगास्पोरेंजियम, जो कि आगे जाके सीड में डेवलप होता है। उसके बाद अगर आप सीड की बात करो, तो सीड के अंदर आपका मौजूद है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मौजूद है। अब ये एम्ब्रियो जो है, ये आपका बेबी प्लांट है, जो कि अल्टीमेटली ग्रोथ करेगा एक नए पौधे, नए स्पोरोफाइट। इसको भी देख लो आप, एम्ब्रियो इज वेल प्रोटेक्टेड इनसाइड अ केस, एक खास चीज के अंदर प्रोटेक्ट। इस फायदे, इसको आप सीड कह रहे हो, ये सीड है। अब सीड के अंदर एम्ब्रियो मौजूद है, इससे एम्ब्रियो को दो फायदे, एक, अगर कंडीशंस अच्छी नहीं है एम्ब्रियो ग्रोथ नहीं करेगा, अगर कंडीशंस अच्छी नहीं है एम्ब्रियो रहेगा डोमिनेंट कंडीशन में, वो जो डोरमेंट कंडीशन होती है, स्लीपिंग कंडीशन, उसमें रहेगा। जब कंडीशंस अच्छी होंगी एम्ब्रियो ग्रोथ करना शुरू कर देगा, एक इसको ये फायदा। दूसरा फायदा ये है कि अगर ये स्लीपिंग स्टेजेस में एम्ब्रियो ग्रोथ नहीं हो रहा, इस दौरान उसको फूड चाहिए, या ग्रोथ करने के लिए जो उसको फूड चाहिए, सीड ने अपने अंदर वो फूड भी स्टोर कर रखा है। तो हो रहा है ना, आप देख रहे हो प्रोटेक्शन कितनी हो गई है सीड की स्ट्रक्चर डेवलप होने से। स्पर्म ऑफ सीड है ना, ये सीड इवॉल्व किया। सीड इवॉल्व करने से इनके साथ क्या हुआ जी मामला, सीड बनता कहाँ से, माइक्रो मेगा स्पोरेंजियम से, जिसको हम ओवरी कहते हैं। तो ओवरी जो है अल्टीमेटली डेवलप हो जाती है सीड के अंदर।
अब ये जो ओवरी है ना, ये एक बड़ा बेहतरीन स्ट्रक्चर है जिसने प्रोटेक्शन की इंतहा कर दी। इसने पहले मेगा स्पोर को प्रोटेक्ट किया, फिर मेगा स्पोर जर्मिनेट होकर फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हुआ, तो इसने फिर फीमेल गैमेटोफाइट को क्या कहते हैं प्रोटेक्ट किया। फिर फीमेल गैमेटोफाइट ने गैमेट बनाया, मेल गैमेट ने उसको फर्टिलाइज किया तो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट किया, जाइगोट को प्रोटेक्ट किया, फिर जाइगोट डेवलप हुआ एम्ब्रियो को, तो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट किया। दैट इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ द सो कॉल्ड रिस्क। तो यूं हम कहते हैं स्पर्म ऑफ सीड ने सीड इवॉल्व किया। सीड एक बेहतरीन स्ट्रक्चर था जिसकी वजह से आपके जो स्पर्म ऑफ सीड है वो बाकी तमाम प्लांट से हाईली डेवलप, हाईली इवॉल्व हो गए। इनके पास रूट्स भी इवॉल्व हुई हुई थी, जो कि पहले इनको ऑफस्प्रिंग, इनकी जो आबो अजदाद प्लांट्स थे उनसे हासिल हो रही थी। इनके पास लीफ भी मौजूद था, सब कुछ था, फिर भी एक चीज की कमी थी, प्रोटेक्शन। इन्होंने सीड इवॉल्व करके उसको भी हासिल कर लिया। अब सीड इवॉल्व किस तरह किया है, या इस सीड इवॉल्व करने के अंदर इन्होंने क्या क्या चीजें की थी? इन्होंने 3 काम किए सीड इवॉल्व करने के लिए। सीड की एवोल्यूशन के दौरान स्पर्म ऑफ सीड ने 3 काम किए। पहला, इन्होंने अपने आप को हेटेरोस्पोरस करा, हेटेरोस्पोरस करा। इन्होंने अपने जो स्पोर्स थे उनमें ये सलाहियत डाल दी कि स्पोर्स 2 किस्म के हो जाए, एक छोटा स्पोर जिसको आप माइक्रोस्पोर कहोगे, एक बड़ा स्पोर जिसको आप मेगा स्पोर कहोगे। फिर उसके बाद इन्होंने दूसरा क्या किया जी, इन्होंने जो मेगा स्पोरेंजियम था, जिसके अंदर मेगा स्पोर होता है, मेगा स्पोरेंजियम, उसके अंदर चूंकि उनको पता था, उनको एवोल्यूशन ये कर रहे थे कि मेगा स्पोरेंजियम के अंदर सारा मामला होना चाहिए। मेगा स्पोर अंदर डेवलप होगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, फर्टिलाइजेशन अंदर होगी, जाइगोट अंदर होगा, फिर आखिर में एम्ब्रियो अंदर ही रहेगा। तो इनको पता था कि मेगा स्पोरेंजियम जो है वो एक अल्टीमेट स्ट्रक्चर हो जाएगा। लिहाजा इन्होंने मेगा स्पोरेंजियम के इर्द गिर्द लेयर्स बनाई टिश्यूज की। उन टिश्यूज की लेयर को हम कहते हैं इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट 2 लेयर्स बनाई थी, एक आउटर और एक इंटरनल इंटीग्यूमेंट। आपको याद होगा ये ओव्यूल था, मैंने कहा था कि ये जो ओव्यूल है इट इज आपका जो है वो मेगा स्पोरेंजियम है। इस ओव्यूल में आपको याद होगा मैंने 2 लेयर्स आपको यहाँ बना के दिखा रहा था, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये 2 लेयर्स हैं। ये पूरी आप कवर कर लो तो आपका ये जो ओव्यूल है, ये जो ओव्यूल है इसके इर्द गिर्द 2 लेयर्स बनी। ये क्यों की? ताकि इस ये जो मेगा स्पोरेंजियम नाम का स्ट्रक्चर है ये वेल प्रोटेक्टेड हो जाए। तो दूसरी चीज उन्होंने ये की थी, अपने जो मेगा स्पोरेंजियम था उसके अंदर इन्होंने जो है वो 2 लेयर्स बना दी इंटीग्यूमेंट की, ताकि जो है वो प्रोटेक्शन मिल जाए। उसके बाद इन्होंने जो तीसरा काम किया वो रिटेन ऑफ मेगा स्पोर। इन्होंने जो मेगा स्पोर है, पहले तो आपको पता है स्पोर एक ही किस्म का था और वो स्पोर बाहर निकलता था। सारे इससे पिछले जितने भी क्लासेस थी उनमें तो हेटेरोस्पोरस थे ही नहीं, एक ही किस्म का स्पोर हुआ करता था और वो स्पोर स्पोरेंजियम से निकल के बाहर जाता था और जर्मिनेट करता था। इन्होंने एक तो अपने आप को हेटेरोस्पोरस करा, 2 किस्म के स्पोर हो गए। फिर उन 2 में से जो बड़ा स्पोर होता है मेगा स्पोर, उसको रोकना शुरू कर दिया, उसको जाने नहीं दिया। उसको मेगा स्पोरेंजियम, चूंकि इन्होंने उसके मेगा स्पोरेंजियम के इर्द गिर्द 2 लेयर्स बना ली थी, एक प्रोटेक्टिव केसिंग हो गई थी, तो इन्होंने क्या किया, मेगा स्पोर को अपने अंदर रिटेन कर दिया, उसको वहीं रोक के रखा। बिकॉज मेगा स्पोर के अंदर ही तो सारे मामले हो रहे हैं। इसी मेगा स्पोर को जर्मिनेट होना है फीमेल गैमेटोफाइट में, फिर इसी फीमेल गैमेटोफाइट से गैमेट बनेगा, फिर मेल गैमेट फीमेल के पास ही आएगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो। क्योंकि एक मेगा स्पोर एक बहुत अहम पार्ट होता है लाइफ साइकिल के अंदर, इसको इन्होंने रिटेन करना शुरू कर दिया, अल्टीमेटली सीड बन गया। तो ये 3 काम किए थे इन्होंने जिससे इनका सीड इवॉल्व हुआ था। पहला काम इन्होंने क्या किया, पिछली क्लासेस के अंदर हमेशा यही देखा जा रहा था, प्लांट्स यही कर रहे थे कि एंथीरिडिया से गैमेट निकल के आर्चिगोनिया में आता था और स्पोर एक किस्म का था। सबसे पहले उन्होंने 2 किस्म के स्पोर्स बनाए, माइक्रोस्पोर, मेगा स्पोर। फिर उन्होंने क्या किया, मेगा स्पोर को अपने अंदर रोकना है, लिहाजा इन्होंने क्या किया, मेगा स्पोरेंजियम के इर्द गिर्द 2 लेयर्स बना दी, ताकि जो मेगा स्पोर को जब ये रोके तो अब वो है वो जो रूम, वो कमरा जो है वो वेल प्रोटेक्टेड है। उसके बाद तीसरा काम इन्होंने मेगा स्पोर को रोकना शुरू कर दिया। पूरी इनकी लाइफ साइकिल वैसे आ गई जैसे हम पढ़ के आए, और फिर आखिर में ये जो मेगा स्पोरेंजियम है ये अल्टीमेटली डेवलप हो जाता है सीड। दैट इज हाउ एवोल्यूशन ऑफ सीड अकर्स। इस तरीके से सीड का एवोल्यूशन हुआ। तो ये हमारे पास एवोल्यूशन के हवाले से जो टॉपिक था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ ली, थोड़ा सा उसको हम देखें। तो हमने सबसे पहले इस चैप्टर में किंगडम प्लांटी के जो जनरल कैरेक्टर्स थे वो देखे।
उसके बाद किंगडम प्लांटी में जो दो बड़े ग्रुप्स होते हैं ब्रायोफाइट्स और ट्रैशोफाइट्स, उनको देखा, उनके जनरल कैरेक्टर्स को देखे। फिर ब्रायोफाइट्स की 3 क्लासेस होती हैं, पार्टिसी, मुस्की और एंथोसिरॉट, इनको देखा। और इनमें हमने किसकी लाइफ साइकिल्स देखी थी कुछ की, शायद फुनेरिया की देखी थी, मुस्की की। वैसे मैंने आपको तो तीनों की लाइफ साइकिल दिखाई थी, लेकिन आपकी बुक में मैंने तो आपको लीवर बर्ड्स की भी दिखाई है, और यानी कि हिपाटिसी में मैंने आपको मार्चेंटिया की दिखाई है, एंथोसिरोटी में आपको मैंने एंथोसिरोट्स की दिखाई, और मुस्की में मैंने आपको फुनेरिया की बताई। बट हमारी बुक में ना खाली फुनेरिया की, यानी कि बीच वाला जो है ना मुस्की जो ग्रुप है, उसके उसकी एग्जाम्पल की लाइफ साइकिल है। फिर ट्रेशोफाइट्स में हमने जो है 5 क्लासेस पढ़ी, सिलॉप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिफेनोप्सिडा, टेरियोप्सिडा, उसके बाद स्पर्मोप्सिडा। स्पर्मोप्सिडा में हमारे पास 2 क्लासेस होती है, एंजियोस्पर्म्स, गैम्बियोस्पर्म्स। उसमें हमने एंजियोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल को काफी डिटेल में देखा। फिर हमने देखा इनकी एवोल्यूशन कैसे। अब आपका इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक रह जाएगा, एक छोटा सा टॉपिक तो नहीं कहेंगे उसको हम, वो छोटा सा है लेकिन वो खुद भी एक बहुत बड़ा है। अब हमने एंजियोस्पर्म्स की कुछ सिलेक्टेड फैमिलीज हैं, उनकी स्टडी करना। ये जो हमारा, आप देख लो ना, आपके पास जो ट्रैशोफाइट्स है ज्यादातर, आप देखो ना आपके एवोल्यूशन की तरतीब क्या बनी। आपके पास जो मल्टी सेलुलर एल्गी थे, मल्टी सेलुलर एल्गी, वो जब इवॉल्व हुए तो बने ब्रायोफाइट। लेकिन ब्रायोफाइट जो है वो सस्ते प्लांट थे, ये इवॉल्व होना शुरू हो गए और ये बन गए जी ट्रैशोफाइट्स की शुरू की 4 क्लासेस। अब ब्रायोफाइट्स आपके कम रह गए जी, ज्यादातर आपके ट्रैशोफाइट्स ही मौजूद है। अब ट्रैशोफाइट्स में जो आपकी लास्ट क्लास है स्पर्मोप्सिडा, वो ज्यादा वेल डेवलप है, तो ज्यादातर पौधे अब आपको स्पर्मोप्सिडा के मिलते हैं, क्योंकि ज्यादातर पौधे इवॉल्व हो गए स्पर्मोप्सिडा बन गए। कुछ याद रहे एक आध रहेगा तो आज भी वो सिलॉप्सिडा, लाइकोप्सिडा के, इसलिए तो हमारी ये पुरानी सारी क्लासेस एक्सटिंक्ट में मिलती है। अब स्पर्मोप्सिडा में दो हमारे पास बहुत अच्छे हैं जी, एक एंजियोस्पर्म्स और एक गैम्नियोस्पर्म्स। देखा जाए तो दोनों वेल डेवलप है, वेल मॉडर्न प्लांट है, आप कह सकते हैं हायर प्लांट है। लेकिन एक फर्क है, वैसे तो आपको गैम्नियोस्पर्म्स भी बहुत मिलेंगे आज की दुनिया में, एंजियोस्पर्म्स भी बहुत मिलेंगे, लेकिन इनमें एंजियोस्पर्म्स ज्यादा है। अब भी एंजियोस्पर्म्स की क्वांटिटी आपको निस्बतन गैम्नियोस्पर्म्स से ज्यादा मिलेगी। वाई? क्योंकि गैम्नियोस्पर्म्स ने खाली सीड बनाया था, जबकि एंजियोस्पर्म्स जो है वो सीड के साथ साथ फ्रूट को भी कन्वर्ट, फ्रूट भी बनाते हैं। उनके पास ओव्यूल होता है जिससे सीड बनता है, यानी मेगास्पोरेंजियम, ये मेगास्पोरेंजियम है मेगा। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर था ओवरी के नाम से, जो कि आगे जाके कन्वर्ट होता है फ्रूट में। तो ये एक और प्रोटेक्शन की एक लेयर आ गई ना, सीड उल्टा एक और लेयर के अंदर प्रोटेक्ट हो गया फ्रूट के नाम। तो ये तो और ज्यादा वेल डेवलप होगा एंजियोस्पर्म्स। तो हमारे पास ज्यादातर जो पौधे हैं ना, वो आज की तारीख में ये वाले एंजियोस्पर्म्स यार है, क्योंकि एवोल्यूशन तो बकौल इनके एक आगे का प्रोसेस होता है। कोई चीज अगर एक अच्छी अडॉप्ट कर लेता है तो फिर वो वापस से रिड्यूस नहीं होता, तो प्लांट ऐसे अडॉप्ट करते गए और इस चेन में यहाँ से आ गए। तो हमारे पास एंजियोस्पर्म्स की तादाद ज्यादा है, स्पीशीज हमारे पास एंजियोस्पर्म्स में ज्यादा है। तो अब हमने करना ये है कि इस चैप्टर के आगे अब हमने एंजियोस्पर्म्स की, वैसे तो बहुत सारी फैमिलीज हैं, लेकिन हम कुछ 5-6 सिलेक्टेड फैमिलीज हैं, उनकी स्टडी करेंगे। आपको, आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा है, मैंने भी आपको वैरायटी ऑफ चैप्टर, वैरायटी ऑफ लाइफ में बताया था कि हमारे पास क्लासिफिकेशन की चेन ऐसे होती है कि सबसे पहले होते हैं किंगडम्स, फिर किंगडम्स के बाद आते हैं फाइलम, प्लाज्म के केस के अंदर हम उनको कहते हैं डिवीजन, फिर फाइलम के पास आते हैं क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली। ठीक है, तो अब फैमिलीज की तरफ हम जाएंगे। एंजियोस्पर्म की सारी की फैमिलीज को स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ एंजियोस्पर्म्स की कुछ सिलेक्टेड फैमिलीज है उनको स्टडी करेंगे। लेकिन वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि उन फैमिलीज को स्टडी करना कोई एक बहुत बड़ा फनकारी रहा है। वजह यह है कि उन फैमिलीज के अंदर एक एक वर्ड आ रहे होंगे जी, हाइपोगाइनुअस, पेडिसिलेट। अब आपको इनके मायने पता होना चाहिए, वो कहने को तो एक वर्ड है लेकिन उसके पीछे की कुछ एक हिस्ट्री। तो इस फैमिलीज को हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये आपका समझ ले इन सारे टॉपिक से लिंक नहीं है, वो एक सेपरेट टॉपिक हो जाता है फैमिलीज को स्टडी करना एंजियोस्पर्म्स की, तो वो इस सारे टॉपिक से रिलेट नहीं है। लिहाजा यहाँ पर हमारा जो है, आप कह सकते हो चैप्टर जो है इसका एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। हमने प्लांट किंगडम और उसकी कुछ जो मेजर ग्रुप्स है उनको देखने थे, हमने वो देखे। अब हम फैमिलीज को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। अब मैं आपका माइक खोलता हूँ, कोई सवाल है तो बेटा पूछो, क्योंकि ये टॉपिक खत्म हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्लास में मैं एंजियोस्पर्म्स की जब क्लास बताऊंगा ना, फिर मैं ये कोई ग्रुप रिपीट नहीं करूंगा, ना कोई ब्रायोफाइट ना ट्रैशोफाइट्स, क्योंकि दैट इज कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में आपको सिर्फ एंजियोस्पर्म्स की फैमिलीज पढ़ रहे होंगे। तो इस पिछले किसी ग्रुप, किसी फाइलम, कोई किसी टाइप, किसी मामले में कोई सवाल है तो पूछिएगा। माइक खोल ले, माइक खोल के पूछिए।